आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है फ्रांसीसी सदर का मुतनाज़े बयान, उम्मते मुसलमा सरापा एहतजाज, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पीएमसी के इकदामात, हजारों बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया, चीन से पिटाई, भारत को रास क्यों नहीं आई, गैस बहरान महंगी भी होगी मगर मिलेगी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज के प्रोग्राम की इब्तिदा दुनिया भर में बसने वाले 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करते मौलाना ज़फ़र अली खान के नशार से करना चाहूँगा कि न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा यसरब की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता, मुस्न इंसानियत, वजह तख्लीक़ कायनात, रहमतुल्लिल आलमीन और ख़ातिमुन नबीयीन नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान के जिस्म और रूह के साथ वाबस्ता हैं। हर मुसलमान नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जानो माल और वालिदैन और औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करता है। यूरोपीय ममालिक मुसलमानों की इसी जज्बाती वाबस्तगी को हर दौर में निशाना बनाते रहे। 2005 से शुरू होने वाला सिलसिला आज तक जारी है। डेनमार्क, नॉर्वे के बाद फ्रांस में शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की जाती रही है। इस सिलसिले पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हालिया वाक़े के बारे में आपको बताते हैं। एक ऐसा वाक़या जिसने नील के साहिल से खाके काशगर तक मुसलमानों को तड़पा कर रख दिया है। हुआ कुछ यूं कि एक तारीख के उस्ताद ने क्लास में आज़ादी इजहार राय के तौर पर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके दिखाए, जिस पर वालिदैन ने एहतजाज भी किया। इसी दौरान एक शख्स ने अपनी बेटी की क्लास में दिखाई जाने वाली इंतहाई गुस्ताखाना तस्वीर दिखाकर जो वीडियो अपलोड की, वालिदैन के एहतजाज पर जब कान ना धरा गया और 10 दिन गुजर गए तो 16 साला चेचन नौजवान ने, जिसका ताल्लुक चेचनिया से था, उसने छुरी के वार करके उस साहब को हलाक कर दिया। वाक़े के चंद घंटों बाद फ्रांसी सदर मैक्रोन ने इस स्कूल का दौरा किया और फिर इस्लाम पर दहशतगर्दी का ठप्पा लगाते हुए कहा कि इस उस्ताद को इसलिए कत्ल किया गया है कि बच्चों को तालीम दे रहा था, उसका कसूर बस तालीम देना है और इजहार राय की आज़ादी का मुजाहरा करना था। गोया कि तालीम की आड़ में जो कुछ करे उसकी इजाज़त है। फ्रांसीसी सदर का मजीद कहना था कि वो मुसलमानों से निपटने के लिए मजीद सख्त कवानीन लाएंगे। ये फ्रांसीसी सदर कह रहे हैं इस मामले पर। उन्होंने कहा था कि तकरीबन 60 लाख अफराद एक मुखालिफ माशरा बनाने के बारे में सोच रहे हैं, मगर उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। ये वाक़या यूं ही अचानक नहीं हुआ है। 2011-12 में चार्ली हेब्डो मैगजीन ने गुस्ताखाना खाके शाये किए थे। इससे कबल यही खाके 2005 में डेनमार्क के एक अखबार ने शाया किए थे, जिसे सारी दुनिया में डेनमार्क की मसनूआत का बायकॉट किया गया था और शदीद एहतजाज भी सामने आया था। अखबार ने 5 साल बाद 1 सितंबर को दोबारा इन गुस्ताखाना खाकों को शाया किया, जिसके बाद एक बार फिर फ्रांस में एक नई बहस छिड़ गई। लेकिन इसका सबसे ज्यादा रद्द-ए-अमल मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में सामने आया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फ्रांसीसी सदर को जहनी मरीज करार दिया है, जबकि तुर्की ने फ्रांस से अपना सफीर वापस बुला लिया है। तुर्की ने सिफारती सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। इसी तरह कुवैत, कतर, चेचनिया और बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और उन्होंने बानी फेसबुक मार्क ज़ुकरबर्ग को खत लिखकर इस्लामोफोबिया के हवात को हटाने का मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म इससे कबल मुतअद्दिद बार तमाम बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात के तदारुक की ज़रूरत पर जोर भी देते रहे हैं। बारहा वो किन जज्बात का, किन ख्यालात का इजहार करते रहे हैं बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। Mr. President, when a Muslim society is unjust to its minorities, it is going against the religion of Islam and our Prophet, peace be upon him. It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he is ridiculed, when he is insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. Do not use freedom of speech to cause us pain by insulting our holy prophet. That's all we want. हमें कितनी तकलीफ पहुंचती है जब बार बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। जब हम एक OIC के प्लेटफॉर्म से यूनाइटेड नेशंस में बात करेंगे तभी ये रुकेगा। थोड़े से लोग फितना करते हैं और अक्सरियत को समझ नहीं है, और वो थोड़े से लोग जान के ये करते हैं इस्लाम को बुरा भला कहने के लिए। 1.25 अरब दुनिया में इंसान रहते हैं, उनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते आप। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के मामले पर आज दफ्तर खारजा ने फ्रांसीसी सफीर को तलब करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जबकि कौमी असम्बली और सेनेट में भी मजम्मती करारदाद मंजूर कराई गई। सेनेटर्स ने फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने
और OIC का इजलास बुलाने का मुतालबा भी किया। हुकूमत पाकिस्तान इनिशिएटिव ले ले और OIC का इजलास इस मसले पर बुला ली। मुतालबा करता हूँ कि वो फ्रांस की तमाम मसनूआत का बाइकाट करे। हुकूमत की मजम्मत ये काफी नहीं है, इसमें ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि दुनिया देखे, दुनिया के ममालिक को पता चले। जितना सख्त मौके पाकिस्तान से जनाब चेयरमैन जाएगा, इतना दुनिया को पता चलेगा कि अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ऐसे ख्यालात का इजहार करेगा, कोई नाफरमानी, कोई इस तरह की हरकत करने का सोचेगा, मुसलमान चैन से नहीं बैठेंगे। मसीहियों के लीडरों से बात करनी चाहिए कि भाई ये आपकी भी जिम्मेदारी है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत जो है जितनी हमें अजीज़ है उतनी ही आपको भी होनी चाहिए, और है, हम समझते हैं। तो अगर है तो फिर अपना किरदार भी अदा करें ना। और इस्लाम और नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नाउज़ुबिल्लाह जो तौहीन अमेज़ खाकों की जो नुमाइश की हौसला अफजाई की है, इस पर वज़ीर आज़म ने बिल्कुल क्लियर एक पैगाम जो है वो दिया है। सेनेट में इस हवाले से क्या बात हुई उसकी झलक आपने देखी। इसी तरह कौमी असम्बली में भी मुंतखब मेंबरान ने फ्रांसीसी सदर के इक़दामात और बयानात पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। ऑपोजिशन कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फ्रांस से पाकिस्तानी सफीर वापस बुलाया जाए, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर कानून साजी करके इस मसले का देरपा हल तलाश किया जाए। Urges the government of Pakistan to recall the Pakistani ambassador from France and boycott French products in response to this intolerable disrespect. Immediately demands an apology from the government of France and devise a joint course of action with OIC, member states and United Nations to tackle this rising Islamophobia in Western countries. ख्वाजा आसिफ साहब ने अपोजिशन की तरफ से जो रेजोल्यूशन पेश किया है उसको मनोअन जो है उसको मंजूर कराएं, उस पर वोटिंग कराएं, और अगर हुकूमत उस पर वोट नहीं देना चाहती, मैं नहीं समझता कि कोई मुसलमान, दुनिया का कोई मुसलमान जो है इस रेजोल्यूशन को वोट नहीं करेगा। फ्रांस में जो गुस्ताखी की गई वो काबिल कबूल नहीं है, वो काबिल कबूल नहीं है। उससे पूरी मुस्लिम उम्मा के जज्बात मजरूह हुए हैं, और ये इस्लामोफोबिया का जो एक ट्रेंड है, ये एक राइजिंग ट्रेंड है, और इस पर हमें तशवीश है। आज उम्मत मुस्लिमा के जज्बात बहुत मजरूह हुए हैं, क्योंकि एक मुसलमान के अंदर जो इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो उसके ईमान की बुनियाद है। फ्रांसीसी सदर के इक़दामात के खिलाफ मुंतखब ऐवान से लेकर एहतजाज के मैदान तक, सियासत से लेकर तिजारत तक, दफ्तर से घर तक, हर फोरम पर एहतजाज किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ जब PDM का कोयटा जलसा हुआ तो इस जलसे में JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब करते हुए क्या कहा, जरा उसकी एक झलक भी देख लीजिए। फ्रांस के सदर के हुक्म पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके आम दीवारों पे चस्पा किए गए हैं। उम्मत मुस्लिमा के इससे जज्बात मजरूह हुए हैं। फ्रांस और डेनमार्क ने बड़ा जुर्म किया है, और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि मुसलमान एक पुरअमन कौम है, अमन का अलमबरदार है, लेकिन आपके ये नापाक इक़दामात उन्हें रसूलुल्लाह की दिफा में शिद्दत पर मजबूर कर सकता है। हम आपके किए हुए तौहीन अमेज़ रवैये की शदीद अल्फाज से मज़म्मत करते हैं। इस वक्त 1.5 अरब मुसलमान फ्रांसीसी सदर के बयानात और इक़दामात पर सरापा एहतजाज है, मगर सवाल पैदा होता है कि जहां होलोकॉस्ट की सूरत हाल सामने आई तो मुहज़्ज़ब माशरों ने इस पर पाबंदी लगाई। वक्त आ गया है कि इस मामले पर इज्तिमाई फैसला होना चाहिए। यूरोपीय ममालिक में इस्लामोफोबिया का रुझान न थमने से आने वाले दिनों में भयानक वाकयात रूनुमा हो सकते हैं, मासूम लोग मुतासर हो सकते हैं। इस वक्त मिडिल ईस्ट में बाइकॉट फ्रांस मुहिम तेजी से जारी है। पाकिस्तान में भी रज़ाकाराना तौर पर इस मुहिम को शुरू किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकॉट से किसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इस वक्त पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान तिजारत के हजम को देखा जाए तो $1 अरब से कम वॉल्यूम है। पाकिस्तान $37 करोड़ की अशिया बरामद करता है, जबकि फ्रांस से $44 करोड़ की अशिया मंगवाई जाती हैं, यानी दरामद की जाती हैं। पाकिस्तान फ्रांस के लिए एक पुरकशिश मार्केट है, और अगर यहां से फ्रांसीसी अशिया का बाइकॉट किया जाए तो एक मौसर पैगाम पहुंचाया जा सकता है। क्या पाकिस्तान में फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकॉट मौसर हो सकता है?
क्या OIC का इजलास बुलाकर इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम उठाए जा सकते हैं? क्या इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कानून साजी की जा सकती है? अब यूरोप के नजदीक आजादी इजहार यह है कि वो मेरे बाप को गाली दें और मैं उसे खद्दा पेशानी से बर्दाश्त करूं, वो मेरी मां के लिए नाजेबा अल्फाज कहें और मैं मुस्कुराता चला जाऊं। ऐसा मुमकिन है, ये हो सकता है, लेकिन ये दरीदा दहन मेरे सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखते हैं और कहते हैं हमारा आइन, दस्तूर और अखलाकियात इसकी इजाजत देते हैं। मेरा सवाल है कि आखिर ये हॉलोकॉस्ट पर कोई कार्टून क्यों नहीं बनाते हैं? उनका कानून वहां बेबसी को क्यों उसके पीछे चुप जाता है? वहां पर उनको कोई पूछता क्यों नहीं है? उनकी जुबानें क्यों गंग हो जाती हैं? आखिर दूसरी जंग अजीम के तनाजुर में यहूदियों के इज्तिमाई कत्लेआम के बारे में कोई सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है? तनकीद क्यों नहीं की जाती है? कोई चार्ली हेब्डो इस पर कार्टून क्यों नहीं छापता है? कोई टीचर ब्लैक बोर्ड पर इस हवाले से कार्टून क्यों नहीं बनाता है? अब यहूदियों को दिल आजारी से बचाने के लिए तो कानून बना दिया जाता है, लेकिन मुसलमानों की आन, शान, जान, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत मुकद्दस हस्तियों की तौकीर की हिफाजत के लिए कोई कानून क्यों नहीं है? इन तमाम तर सवालात का जवाब जानेंगे सबसे पहले ऑल पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह और वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अल्लामा डॉक्टर ताहिर अशरफी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, फ्रांसीसी मैगजीन में जो कुछ हुआ है, एक बार फिर नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है और अब की बात सिर्फ एक मैगजीन नहीं है बल्कि फ्रांसीसी सदर की तरफ से जिस तरह उसका दिफा किया गया है वो यकीनन काबिल मजम्मत है। लेकिन हज़रत फरमाइएगा कि क्या सिर्फ मजम्मत काफ़ी है या फिर मरम्मत की ज़रूरत है? देखिए, गुजारिश ये है कि इंशाअल्लाह मजम्मत के साथ साथ अमली इक़दाम जो हैं वो भी उठाए जा रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा को मुत्तहद करने और दुनिया के अमन पसंदों को पैगाम दे रहा है कि इस तरह के रवैये और इस तरह की हरकतें दुनिया के अमन के लिए खतरा है और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के लिए खतरा है। हमें हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस सबसे ज्यादा अजीज है और इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। जो फ्रांसीसी सदर ने किया है या फ्रांस में जो कुछ हो रहा है उसके सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया के अमन पसंद जो है उसकी मजम्मत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है हमेशा आलम इस्लाम में पाकिस्तान ने एक अहम और कायदाना रोल अदा किया है। इस मामले पर भी वजीर आजम साहब, वजीर खारजा साहब, खुद मैं, हम पूरे आलम इस्लाम के मुख्तलिफ कायदीन से, सियासी मजहबी रहनुमाओं से राब्ते में हैं और OIC के प्लेटफार्म से, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म से, यूरोपीय यूनियन के साथ इंशाअल्लाह हम अपना मुकदमा अच्छे अंदाज में पेश करेंगे और वो दिन इंशाअल्लाह जरूर आएगा कि जब आलमी सतह के ऊपर ये कानून साजी हो कि मुसलमानों के मुकद्दसात हों या तमाम आसमानी मज़ाहिब के जो मुकद्दसात हैं और अम्बिया हैं, तमाम अम्बिया और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी नामूस का कानून बने ताकि आलमी तौर पर ये जुर्म ठहरे और इस तरह की हरकतें जो हैं वो बंद हो सके। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हजरत, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले नॉर्वे में जो कुछ हुआ, डेनमार्क ने जो कुछ किया, हॉलैंड में जो कुछ हुआ और फिर चार्ली हेब्डो, ये मैगजीन, इसमें भी कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है बल्कि ये मकरू चेहरा कई बार दुनिया के सामने आया है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि आलमी सतह पर कानून साजी होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं कि अब तक इस मामले पर कानून साजी क्यों नहीं हो सकी है? सर देखिए, गुजारिश ये है कि इस तरफ तवज्जो जो है जितनी देनी चाहिए और सारी तवज्जो ही इस पे देनी चाहिए, उस तरह मैं समझता हूँ कि इस्लामी ममालिक की तरफ से नहीं दी गई। हमारे वजीर आजम साहब ने तो पिछले साल भी UNO में भी इस पे बात की थी, OIC में भी बात की थी और मैं उम्मीद करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ और मौजूदा हालात के तनाजुर में इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से कभी उम्मीद है कि उम्मत मुस्लिमा आलम इस्लाम के 57 जो ममालिक हैं और जो दुनिया में अमन चाहने वाले ममालिक हैं वो इस तरफ आगे बढ़ेंगे और ये सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए बंद करने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि वज़ीर आज़म के करीब है तो वज़ीर आज़म को आप क्या मशवरा देंगे कि इस वक्त पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए है? सफारती सतह पर क्या बिल्कुल फ्रांस का बायकॉट करना चाहिए, सफ़ीर को एहतजाजन वापस भेजना चाहिए, फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना चाहिए? मुल्की सतह पर इस वक्त वज़ीर आज़म को आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, बात यह है कि हमने आज फ्रांसीसी के सफ़ीर को बुलाया था, एहतजाजी मुरासला उसको दिया गया है और इंशाअल्लाह जो भी इक़दाम उठाने पड़े पाकिस्तान की हुकूमत उठाएगी और किसी भी सूरत इस पर कोई कंप्रोमाइज का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कायनात आलम में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा अजीज है
तो वो नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर ताहिर अशरफी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से जो ईसाईयत है वो क्या कहती है और इस वक्त जो ईसाई रहनुमा हैं वो इस हवाले से क्या पैगाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि जो कुछ फ्रांस में हुआ उससे ना सिर्फ पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान बल्कि कुर्रा अर्ज़ पर बसने वाले 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। आप इस तमाम तर मामले पर क्या कहेंगे हुजूर? जी, मैं बल्कि ये कहूँगा कि इसमें हमारे मुस्लिम भाई बहनों के ही ईमानी जज्बात मजरूह नहीं हुए बल्कि सबके ही हुए हैं, हमारे भी हुए हैं। इसलिए कि हम सारे के सारे मिलकर अमन की बातें कर रहे हैं, बैनुल मज़ाहिब की बातें कर रहे हैं, डायलॉग की बातें कर रहे हैं। और इस वक्त में जब दुनिया सारी, ख़ुसूसी तौर पर हमारे मुस्लिम बहन भाई ईद मिलाद की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे वक्त में एक छोटा शख्स नहीं, एक फ्रांस के सदर की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट का आ जाना, ये एक बड़ी अजीब बात है, दुख की बात है। तो मैं अपने तमाम मसीही बहन भाइयों की तरफ से अपने तमाम मुस्लिम बहन भाइयों के साथ इस दुख की घड़ी में, गम में हम बराबर के शरीक हैं, आपके साथ खड़े हैं। और ये भी बात हम कहते हैं कि जो कुछ फ्रांस के सदर ने कहा है और किया भी है उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मजम्मत के साथ साथ देखिए, आप क्या समझते हैं कि जो मसीही मजहबी और सियासी रहनुमा हैं उनको किस तरह अपना किरदार अदा करना चाहिए और उनकी जानिब से ये मौसर अंदाज में पैगाम किस तरह से पहुंचना चाहिए? जी। एक बात है कि पहली तो बात मैं यही कहूँगा कि फ्रांस के सदर को ऐसा करना ही नहीं चाहिए, कहना ही नहीं चाहिए था। एक बहुत बड़ी रियासत है, ममलकत है जिसके सदर हैं और पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में मसीहों ने जहाँ जहाँ भी हैं इस बात के पुरज़ोर मज़म्मत की है, इस वजह से कि हमें हमारा मज़हब किसी भी मज़हब की पैगंबर या किताब, पाक किताब के बारे कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं देता। हमें बताया गया है, यीशु मसीह बताते हैं कि एक दूसरे को प्यार करो और दूसरी ये है कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं। और मैं तो भाई यही हमेशा सोचता हूँ, हमारे पाकिस्तान में हम सारी मुसलमान मसीही सब मिलकर बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। देखिए, जैसे आप फरमा रहे हैं, इसका मतलब ये कि किसी मजहब की सोच या कोई मजहब इसका प्रचार तो नहीं करता है कि इस तरह से मुनाफरत फैलाई जाए या नफरत का पैगाम दिया जाए। दुनिया का हर मजहब मोहब्बत के प्रचार का पैगाम देता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो फ्रांसीसी सदर का जो किरदार है, जो रवैया है, आप इसको कोई इनफरादी सोच कहते हैं या ये वो सोच है जो वाकई इस्लामोफोबिया जिसको कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है? जी, मैं जब से कल से मैंने ये सुना है, मैं कहीं से आ रहा था तकरीबन रात 8 बजे की ख़बरों में जब मैंने सुना तो मैंने अपने बहुत सारे मुस्लिम जो हमारे आपको तो खैर पता है लाहौर में हमारे जो बैनुल मज़ाहिब उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे इमाम हैं, उनको फ़ोन भी किया, अपने मसीह भी फादर सिस्टरों को भी फ़ोन किया। तो मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा ये फ्रांसीसी सदर की कोई या तो ज़ाती कोई ऐसी रंजिश है किसी के साथ, क्योंकि मसीह होते हुए तो वो ऐसा कर भी नहीं सकते अगर मसीह हैं तो। और क्योंकि जितने मसीह हैं आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी हम किस तरह से प्यारों मोहब्बत से रहते हैं। रंजिश है ये आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें मोहसिन इंसानियत बनाकर भेजा गया, दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, खुदा न खास्ता उनके बारे में अगर कोई ऐसी बात होगी तो यकीनन फिर तमाम तर इंसानियत जो है उसका ज़मीर जागना चाहिए। ख़ासतौर पे मुसलमान जो इस हवाले से दिल गिरफ्तार हैं, उनके जज्बात बड़े बुरे तरीके से मजरूह हैं। अगर आप इसको किसी का ज़ाती फेल करार देते हैं तो आपको क्या लगता है फिर कैसी मूव बननी चाहिए इंटरनेशनली कि जिसके अंदर जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी शामिल हो? तो फिर उस सोच के कला कमा करने के लिए हमें काम करना चाहिए ना। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि हम सारे के सारे ही मसीह भी
हम सब के सब इस बात को पहले तो है मज़म्मत करते हैं और ये भी कह रहे हैं, मैं जिस तरह भी कह रहा हूँ कि हम अक़वाम मुत्तहिदा से भी, यूरोपियन यूनियन से भी हम एक अपील भी करते हैं पुरज़ोर कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी शख्स, ना कि सिर्फ ये सदर, कोई भी शख्स उसकी चाहे कोई ज़ाती राय हो, उसका ज़ाती कोई अक़ीदा हो और कुछ भी हो, कोई भी शख्स हो, उसका कोई हक़ नहीं पहुंचता इंसानियत के नाते पर भी, मज़हब के नाते पर भी, एक माशरे का महज़ब शहरी होते हुए भी, कि वो किसी भी अंबिया के बारे में या पाक किताब के बारे में कोई ऐसी बात कहे जिससे पूरी दुनिया में अमन ख़तरे में पड़ जाए। अभी उनके इस बयान से यही हुआ है कि पूरी दुनिया में एक किस्म की अबतरी सी फैल गई है, परेशानी फैल गई है, और जबकि दुनिया अभी कोरोना के साथ भी लड़ रहे हैं, हम दुनिया बड़े अमन के साथ रह रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आज बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसका दूसरा पहलू ये है कि बायकॉट फ्रांस प्रोडक्ट्स के हवाले से एक कैंपेन चलाई जा रही है। मिडल ईस्ट से ये कैंपेन शुरू हुई, कुवैत इसका हिस्सा बना है। उर्दन ने अपने स्टोर से फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स को निकाल बाहर किया है। इस वक्त पाकिस्तानी ताजर अपने तय क्या हिकमत अमली मुरतब किए हुए हैं, इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब आपके वक्त के लिए। आपने देखा कि फ्रांस में किस तरह गुस्ताखाना खाकों की इशाअत हुई, नाउजुबिल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। उसके बाद अरब ममालिक की तरफ से मिडिल ईस्ट के अंदर जो रिएक्शन सामने आया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। कुवैत की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया, उर्दन ने अपने स्टोर्स में से फ्रांसीसी मसनूआत को निकालना शुरू कर दिया, फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट किया जा रहा है। तो आप बताइए कि पाकिस्तानी ताजर इस हवाले से क्या हिकमत अमली मुरतब किए हुए हैं? क्या पाकिस्तानी स्टोर्स से, मार्केट से जो फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स हैं, जो फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं, उनको निकाला जा रहा है, बैन किया जा रहा है? क्या कर रहे हैं आप? जी इंशाअल्लाह आप अनकरीब देखेंगे कि पाकिस्तान में भी किसी भी जगह पे आपको फ्रांसीसी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी की सूरत में है, चाहे वो खाने पीने की अशिया हैं, वो बिस्कुट्स हैं, कुछ भी होगा, हम फ्रांसीसी चीज़ कोई भी नहीं बेचेंगे इंशाअल्लाह, और इनका मुकम्मल बाइकाट करेंगे। हत्ता कि दवाइयाँ, अद्वियात क्यों ना हो, हम हमारी जान के लिए भी अगर ज़रूरी हुई फ्रांस की कोई चीज़ दवाई भी, तो हम उसे भी फेंक देंगे, हम उसे अपने इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, क्योंकि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से, उनकी नामूस से ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ नहीं है, दुनिया की कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शान दी है, ये लोग क्या जाने, ये जानबूझ के ऐसे करते रहते हैं। देखें, हम इनके गिरजा घरों को या हम इनकी इबादत गाहों की तरफ नहीं देखते हैं, लेकिन ये हर लम्हे हमारे जो जज्बात हैं उनको मजरूह करने की कोशिश करते हैं। हमारा मैसेज है पूरे, मैं पाकिस्तान भर की ताजर बरादरी के अलावा दुनिया की ताजर बरादरी से अपील करना चाहता हूँ कि फ्रांसीसी तमाम किस्म का सामान उठा के बाहर फेंक दें, इसलिए कि आप क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ सुरखरू होंगे, आप अल्लाह के यहाँ उस दिन मोमिनों की सफ़ में शामिल हो जाएंगे अगर आपने ऐसा कर दिया। तो हमें सामान अल्लाह ने पैदा किया है। सताइश और काबिल तहसीन है आपका इकदाम जो आप कह रहे हैं। हुकूमती सतह पर अभी तक कोई ऐसे अहकामात सामने नहीं आए जिसमें वाज़े तौर पर यह कहा जाए कि आप फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट करें, या हुकूमती सतह पर जो बायलैटरल ट्रेड है वो फ्रांस के साथ बंद की जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि ताजिर अपनी सतह पर यह ऐलान करने जा रहे हैं और आपकी कम्युनिटी यह ऐलान करेगी कि जितने ताजिर हैं छोटे बड़े वो सब फ्रांसीसी मसनूआत को निकाल बाहर करें? जी, मैं एज ए सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान में ताजर बरादरी के जो मैं जज्बात हैं उनको समझता हूँ, और ये हमेशा इस काम में सबसे आगे होते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, मैं हुकूमत से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करें। क्यों इंतज़ार हो रहा है? तुर्की ने अगर कर दिया है, बाकी ममालिक कर रहे हैं, तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान वज़ीर आज़म इमरान खान समेत सभी उनको मुल्क बदर करें और फ्रांस से अपने तल्लुकात ख़त्म करें। हमें अल्लाह के रसूल की शान से कोई देखिए, हमें हमारी औलाद, हमारी जान, हमारा माल हमें अजीज नहीं होना चाहिए, तभी तो बेशक आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सर, अगर दो तरफा तिजारत की बात की जाए कि फ्रांस से हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितनी है, तो मैं जब वो स्टैट्स सामने देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि हमारी एक्सपोर्ट्स तो कम है फ्रांस के साथ, लेकिन इंपोर्ट्स ज्यादा है, यानी दरामदी अशिया हम ज्यादा लेते हैं फ्रांस से। तो कितना चैलेंजिंग हो जाएगा ताजरों के लिए ऐसा करना कि वो फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट करें? जी मैं तो कहता हूँ भाड़ में जाए ऐसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट
जो हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करे उससे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें तो हम पे भी लानत है। हमें ऐसा काम क्यों करना है भाई? हमें इनसे जान छुड़ानी है। हमने तो अभी ऐलान कर रखा है कि हम जुमा के दिन फ्रांस एम्बेसी में जाएंगे। हमें रोकने वालों से भी हम झगड़ा करेंगे। भाई हमने इनको निकालना है, हुकूमत खुद उनको निकाल दे, नहीं तो हम पाकिस्तान की ताजर बरादरी उनको निकालेगी हमारे साथ। देखिए मैं वाज़े कर दूं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अल्लाह ने अपने ज़िक्र के साथ जोड़ा हुआ है। तो हमें इस बात का एहसास रखना है, इसका ख्याल करना है। अगर आज हम नहीं रखेंगे तो हम उन्हीं काफिरों के साथ घुटनों के बल क़यामत के दिन पड़े होंगे और हमें उठाने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि 1.5 लाख तलबा और तालिबात सड़कों पर क्यों हैं। तलबा और तालिबात का मुकदमा पेश करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में शुरू दिन से ही बच्चों को एक ख्वाब दिखाया जाता है, बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब, कौम की खिदमत का ख्वाब और आगे बढ़ने की उम्मीद दिलाई जाती है। बच्चे इसी ख्वाब के सहारे आगे बढ़ते हैं। उन बच्चों की एक ही ख्वाहिश होती है कि उन्होंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है। ये बच्चे कोशिश करते हैं कि वो हर क्लास में अच्छे ग्रेड्स हासिल करेंगे, इम्तियाजी नंबरों से पास होंगे, उनके ग्रेड्स बेहतर होंगे ताकि वो मेडिकल कॉलेज में दाखिले के काबिल हो सके। कई सालों से मुल्क में मेडिकल कॉलेजेस के इम्तहानात के लिए हर सूबे में अलहदा निसाब राइज था। उनकी निगरानी के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल कायम थी, जिसे अब तहलील करके डिसॉल्व करके ये फरीजा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को सौंप दिया गया है, जबकि इम्तहानात की जिम्मेदारी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को दे दी गई है। नए निज़ाम ने बागडोर संभालते ही नए तजर्बात का आगाज भी कर दिया है। इन तजर्बात की भेंट इस वक्त 1.5 लाख तलबा चढ़ चुके हैं। पूरे मुल्क में FSC और A लेवल्स के तलबा इस वक्त शदीद जहनी अजियत में मुब्तला हैं। जो तलबा और तालिबात डॉक्टर्स बनने के ख्वाब देख रहे थे, जिनकी ताबीर के लिए उन्होंने FSC और A लेवल्स के इम्तहानात में खूब तैयारी की थी, अच्छे नंबर आने के बावजूद वो मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए परेशान दिखाई देते हैं। उनकी परेशानी की अहम वजह PMDC की जानिब से तरीका इम्तहान और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए निसाब में की जाने वाली तब्दीलियां हैं। आज तब्दीलियों और तलबा और तालिबात की जहनी अजियत पर बात करेंगे। इस वक्त पूरे मुल्क में 1.5 लाख से ज्यादा तलबा और तालिबात PMDC के खिलाफ सड़कों पर है। वो किस अजियत से गुजर रहे हैं, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। ये वो सिलेबस नहीं है जो पंजाब के स्टूडेंट्स या जो KPK के स्टूडेंट्स, सिंध के स्टूडेंट्स पिछले 5 महीनों से तैयारी कर रहे हैं। पूरे मुल्क में मेडिकल के स्टूडेंट्स किस तरह दरबदर हैं, उसकी एक झलक आपने देखी। और फिर उस पर सोने पे सुहागा ये है कि एक पुलिस वाला जो मौके पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, उसका रवैया देखिए कि उन स्टूडेंट्स के साथ जो अपने मुतालिबात के हक में सड़कों पर हैं, उनको किस तरह एक छड़ी से हाका जा रहा है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन यानी PMC के कानून के मुताबिक रवा बरस पहली बार पूरे मुल्क में तलबा एक ही एंट्री टेस्ट देंगे। कानून के मुताबिक सबको एक ही निसाब के तहत ये इम्तिहान देना है, लेकिन मसला ये है कि आज तक हर सूबे और हर इदारे का निसाब अलग रहा है। सोने पर सुहागा, PMC ने इम्तिहानात के लिए 15 नवंबर की तारीख का ऐलान तो कर दिया, लेकिन निसाब अब जारी किया है जब इम्तिहानात में 1 माह से भी कम वक्त रह गया है। तलबा को डर है कि वो 6 माह से जो पढ़ रहे हैं, अगर इम्तिहान में उसमें से कुछ भी ना आया तो उनका मुस्तकबिल यकीनन दाव पर लग जाएगा। PMC ने 5 अक्टूबर को एक बयान जारी किया जिसमें दीगर इतलात के साथ तलबा से यह भी कहा गया कि मेडिकल के एंट्री टेस्ट के लिए NIMS यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज इम्तिहानात का इनेकाद करेगी और तमाम तलबा NIMS की जानिब से जारी किए गए निसाब के तहत तैयारी करें। इस फैसले पर तमाम सूबों से रद्द-ए-अमल आया, जिसकी वजह निसाब में उन्वानात का मुमकिना फर्क था। इसके बाद PMC ने 7 अक्टूबर को एक और ऐलान किया कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज दाखिला टेस्ट के लिए कोई ऐसा हिस्सा या मौजू शामिल नहीं किया जाएगा जो सूबाई सतह पर मौजूद निसाब से अलग या इजाफी हो। ताहम जो निसाब जारी किया गया है उस पर तलबा ने नाराजगी का इजहार किया। उनके बकौल ये निसाब दरअसल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज का ही निसाब है जिसकी नकल की गई है। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में मेडिकल की तालीम को बैनुल अक़वामी मयार पर लाने की कोशिश में PMC के अंदर सियासी बुनियादों पर तैनातियां की गई हैं और जल्द ही बिना सोचे समझे ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिन्हें बार बार तब्दील किया जाता है, जो तलबा के लिए ज़हनी अजियत का सबब बन रहे हैं। हुकूमती इक़दामात के खिलाफ सरापा एहतजाज तलबा और तालिबात के सिर्फ 5 मुतालिबात हैं। वो 5 मुतालिबात क्या है वो आपके सामने रखते हैं। तलबा का मुतालबा है कि सूबाई MCAT या एंट्री टेस्ट बहाल किया जाए।
अगर सूबाई टेस्ट मुमकिन नहीं है तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़रिए इस्तेमाल मुश्तरका निसाब दिया जाए, यानी ऐसा निसाब दिया जाए जो चारों सूबों के सिलेबस के मुताबिक हो। निम्स यूनिवर्सिटी ने एंट्री टेस्ट की तारीख का ऐलान कर दिया है, लेकिन तलबा का मुतालबा है कि टेस्ट की तारीख को मौखर किया जाए, डिले किया जाए, ताकि उन्हें टेस्ट की तैयारी का मौका तो मिल सके। तलबा का चौथा मुतालबा नंबर्स की गैर मुसावी तकसीम से मुताल्लिक है। तलबा के मुताबिक कोरोना वायरस के बाइस रवा साल FSC के इम्तहानात नहीं हो सके और बोर्ड्स ने 3% ग्रेस मार्क्स देकर तलबा को पास कर दिया। यह फैसला गुज़श्ता साल कामयाब होने वाले तलबा के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है। तलबा का आखिरी और अहम मुतालबा है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन तलबा नुमाइंदों से मिले और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। अब आपके सामने एक और मामला रखते हैं। आज हमने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अहदेदारान से बात करने की कोशिश की। हमारी बात चेयरमैन PMC से हुई। वो कह रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर है, इस मामले पर बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप वाइस चेयरमैन PMC से बात करें। हमने वाइस चेयरमैन PMC से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस वक्त कोई तालिब इल्म एहतजाज नहीं कर रहा है, उनके नोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं है और उनके मुताबिक रावी बिल्कुल चैन लिख रहा है। अब तलबा की यही मुतालिबात हमने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सरबराहान के सामने रखे। उनकी तरफ से जो रद्दअमल सामने आया है वो रद्दअमल हमने आपके सामने रखा है। उन्होंने माजरत करते हुए कहा है कि वो बैरून मुल्क में है, उसके बाद इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकेंगे। वाइस चेयरमैन से भी बात की, वाइस चेयरमैन की तरफ से भी जो उज़र वो उज़र भी हमने आपके सामने रखा है। उनका ये कहना था कि आप मेरी सेक्रेटरी से बात करें। जब वाइस चेयरमैन की सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने पहले तो बिल्कुल इनकार कर दिया, बिल्कुल इस बात से भी इनकारी दिखाई दी कि मुल्क में कहीं भी तलबा और तालिबात सरापा एहतजाज है ही नहीं। जब उन्हें एहतजाजी तलबा के बारे में बताया गया तो उन्होंने मौक़िफ़ सुनने से बिल्कुल इनकार कर दिया और 2 दिन तक इस मौजू पर कोई भी मौक़िफ़ देने से बिल्कुल माजरत कर ली है। एक जानिब 1.5 लाख तलबा और तालिबात सड़कों पर है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का रवैया मुस्तकबिल के डॉक्टर्स के लिए ज़हनी अजियत का बाइस बन रहा है। तलबा के असल मसाइल क्या हैं, वो PMC से नाला क्यों हैं, वो यकसा निसाब के तहत इम्तहान देने से गुरेजा क्यों है, इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त प्री मेडिकल के स्टूडेंट और एंट्री टेस्ट एस्पिरेंट अहमद बाजवा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद आपके वक्त के लिए। अहमद, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप अपने मुतालिबात को लेकर अब तक किन फोरम्स पर गए हैं, किन प्लेटफॉर्म्स पर आपने अपनी आवाज़ उठाई है और फिर PMC की तरफ से किसी भी किस्म का जवाब या रद्दअमल सामने आया? जी, हम लोग जैसे ही PMC ने अनाउंस किया ट्विटर पे तो बहुत सारा रिएक्शन आया। ट्विटर पे उनको रिप्लाईज दिए गए जो उनका ऑफिशियल हैंडल है। इन इवन ट्विटर पे ये टॉप ट्रेंड बना उसी दिन भी और एक दिन उसके बाद भी नो PMC सिलेबस। एंड उसके अलावा स्टूडेंट्स ने, हम लोगों ने PMC को ईमेल्स की और ये सारा अपना कंसर्न उनको दिया, लेकिन किसी भी ईमेल का कोई जवाब हमें नहीं दिया गया। हाँ, एक प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की और उन्होंने हमें ये कहा कि ये सिलेबस बिल्कुल कॉमन है, इसमें सारे FSC का है, हालांकि ऐसा नहीं था। तो वो एक बड़ी मिसलीडिंग सी उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की, बस उन्होंने सिर्फ यही जवाब हमारे उसका दिया। अच्छा अहमद, मेरी मालूमात के मुताबिक आप डिफरेंट प्रेस क्लब्स के सामने भी आज दिन भर एहतजाज करते रहे हैं। क्या PMC के दफ्तर के बाहर भी स्टूडेंट्स पहुंचे और PMC स्टाफ को बावर कराने की कोशिश की कि आपके मुतालिबात क्या हैं? क्योंकि हमारी जब PMC वालों से बात हुई है, PMC के चेयरमैन वाइस चेयरमैन से बात हुई है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उनके नोटिस में नहीं है कोई एहतजाज हो भी रहा है या नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको बताया भी गया है और उनके ऑफिस का तो मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन लाहौर प्रेस क्लब के सामने, बहावलपुर प्रेस क्लब के सामने मैं खुद गया हूँ। लाहौर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ है, उसको कवरेज भी मिली है मुख्तलिफ चैनल्स पे और ये प्रोटेस्ट बिल्कुल उनके नॉलेज में है। इवन वाइस जो चेयरमैन है PMC के, वो एक शो के अंदर इंटरव्यू भी दे चुके हैं इसी कंसर्न के ऊपर। तो ये बड़ी एक उनकी अपसर्ड सी बात है कि हमें नॉलेज में नहीं है, क्योंकि वो इसी बात पे तो एक एड्रेस कर चुके हैं, इंटरव्यू भी दे चुके हैं। अच्छा अहमद, बताएं कि डेडलॉक कहाँ पर है? आपने ईमेल्स की हैं, आपने बताया है कि असल में आप क्या चाहते हैं, तो डेडलॉक कहाँ पर है और बुनियादी तौर पर वो कौन सा मुतालबा है, द प्रोमिनेंट वन, की जो आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर हल होना चाहिए? अच्छा, अभी जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे उसके बाद एक जो अपडेट हुई है अभी शाम को ही, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैं पढ़ रहा था कि PMC ने अपना सिलेबस रिवाइज कर दिया। मतलब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने चेंज कर दी हैं जिसपे बहुत सारा एतराज़ था या जिसपे वो जिद करके बैठे हुए थे, लेकिन अभी भी उसमें क्लैरिटी नहीं है कि कौन सी बुक से आएगा, फेडरल से होगा, पंजाब से होगा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे सिलेबस के। सिलेबस सबसे बड़ा इशू था और उसके अलावा हमारा इशू जो है ट्रांसपेरेंसी है। मतलब कि ट्रांसपेरेंसी का हमारा मुतालबा, जैसे अभी नम्स एग्जाम लेगा हमारा, नम्स ने अपना एंट्री टेस्ट लिया है
और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स आ रहे हैं। उन्होंने हमें जो है वो कार्बन कॉपी नहीं दी, हमें पता नहीं है हमने आंसर्स क्या मार्क किए हैं, हमें जो उन्होंने रिजल्ट दिया है हमें की नहीं दी गई, हमें पता नहीं है कि जो आंसर्स उन्होंने या जो रिजल्ट आया है वो ज़्यादातर बच्चों का उस पर कंसर्न है कि वो 30-40 मार्क्स कम आया हर बच्चे के। एंड द प्रॉब्लम इज कि हम उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि ना हमें कार्बन कॉपी दी गई है जो हर MCAT में दी जाती है और हर साल दी जाती है। और सबसे बड़ा नम्स एक ऐसी बॉडी है जो हमेशा से एक कॉन्स्पिरेसी का शिकार रही है। पिछले साल उन्होंने 2 दफ़ा अपना टेस्ट लिया क्योंकि पहली दफ़ा उनसे की गलत बनी। इस साल भी उनके रिजल्ट के बाद सब लोग एहतजाज कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमें पता नहीं है हमारे फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में बस उन्होंने एक नंबर लिख दिया है कि ये आपके मार्क्स हैं, आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट हमारा था कि ये तो सिलेबस भी चेंज होना चाहिए, नाम्स की जगह किसी और एडमिटिंग बॉडी को यूज़ करना चाहिए। जैसे आगा खान यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान में टेस्ट लेती है, UHS जो है वो पिछले 5-6 साल जब से पंजाब में टेस्ट हो रहा है वो टेस्ट ले रही है और उनका टेस्ट और की और सब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और नाम्स की तो हिस्ट्री है कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। तो पूरे पाकिस्तान के टेस्ट एक ऐसे अदारे को दे देना जिसकी हिस्ट्री है कि वो प्रॉब्लम्स करता है, उसमें कॉन्स्पिरेसी आती है, वो टेस्ट रिकंडक्ट करते हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम की बात है। थर्ड हमारी मेन डिमांड थी कि डिले होना चाहिए। देखें अभी इस प्रोसेस के अंदर तकरीबन हफ्ता ज़ाया हो गया बच्चों का। प्रोटेस्ट हुए हैं, लाहौर में हुआ है, मुल्तान में हुआ है, बहावलपुर में हुआ है और इस्लामाबाद में, हर जगह पे प्रोटेस्ट हुए हैं। तो अभी तकरीबन हफ्ता लोगों का ज़ाया हो गया और रजिस्ट्रेशन के पीछे भी अब सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, जिसके अंदर से एक ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी है, सैटरडे संडे बैंक्स वैसे ऑफ रहते हैं और फिर सब ने वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुरियर करना है टू PMC विद इन these 5 to 6 days। तो मतलब 2 लाख बच्चे ये एक साथ नहीं कर सकते इतनी जल्दी। तो हमारी मेन डिमांड थी कि अब इस सारी सिचुएशन के बाद इसको एक्सटेंड करना चाहिए 2 weeks to 3 weeks, टेस्ट को आगे करना चाहिए। पहले ही काफ़ी लेट हो गया है, हम इस बात को समझते हैं, लेकिन ये जो कंफ्यूजन और क्योस डाला है इस वजह से हम लोग पढ़ ही नहीं पाए ना, हम मेहनत ही नहीं कर पाए। एंट्री टेस्ट की वेटेज बढ़ाने का मुतालबा भी किया जा रहा था कि 50% अभी FSC की वेटेज है और 50% एंट्री टेस्ट की वेटेज है। कहा यह जा रहा है कि एंट्री टेस्ट एग्जाम की वेटेज को बढ़ाया जाए क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिपीट कर रहे हैं और दूसरी बार एंट्री टेस्ट में अपेयर हो रहा है। जी, फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि एंट्री टेस्ट की वेटेज को इंक्रीज किया जाए। देखिए मैं खुद एक A लेवल्स का स्टूडेंट हूँ। इस टाइम पे जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, मेरे मैक्सिमम मार्क्स 990 हैं, 990 आउट ऑफ 1100, जहाँ के FSC का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकता है। उसमें मजीद क्या इजाफा हुआ इस साल, 3% ग्रेस मार्क्स, मतलब हर बच्चे को 3% ग्रेस मार्क्स मिल गए हैं। अब जो रिपीट कर रहे थे एक साल जैसे FSC के बच्चे, उनके कोई मार्क्स नहीं बढ़े, लेकिन जो इस साल फर्स्ट ईयर देके सेकंड ईयर में आया उनके सबके मार्क्स एक्स्ट्रा हो गया। मतलब अगर 96 वाला था वो 99 पे चला गया, 93 वाला था 96 पे चला गया। अगर आप रिजल्ट्स देखें इस साल FSC के, तो जो टॉप हुआ है वो 180s 190s 1080s 1090s में हुआ है जाके, मतलब 96-95% बच्चा FSC में स्कोर कर रहा है। तो उसके बाद जो A लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, जो रिपीटर्स हैं, उनको कोई ऐसे ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। अहमद ये भी बताएगा कि गालिबन आप अपने मुतालिबात के हक में अदालत का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, वहां पर भी एक पिटीशन मौजूद है जिसकी समाअत कल होने जा रही है हमारी मालूमात के मुताबिक। इस वक्त आपकी तमाम तर उम्मीदें अदालत से वाबस्ता हैं या PMC और हुकूमत से भी उम्मीद लगाए बैठा है? जी, हमारी एक पिटीशन हमारे एक दोस्त ही हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में फाइल की हुई है। उन्होंने 2 days का टाइम इस वक्त PMC को दिया है कि आप स्टूडेंट्स का इशूज सॉल्व करें। तो हमारी उम्मीद अदालत से भी है, लेकिन हमारी उम्मीद इस हुकूमत से भी है, क्योंकि यूथ वाज द सपोर्ट ऑफ इमरान खान। हम ही वो लोग थे जिन्होंने इमरान खान को इस हुकूमत में लाने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया, और ये हमारा हक है कि हुकूमत हमारी बात सुने। हमें क्यों अदालत जाना पड़ रहा है, हमें क्यों अदालत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? मैं 18 या 20 साल का हूँ, वो भी जिसने केस फाइल किया वो भी 18 से 20 साल का एक नौजवान है। वो क्यों अदालत के चक्कर लगाने पे मजबूर है? क्यों PMC और क्यों ये हुकूमत हमारी बात नहीं सुन रही? क्यों हमारी सुनवाई नहीं हो रही? क्यों हमें ये लोग ही वो रिलीफ नहीं देते जो हम अदालतों में ढूंढ रहे हैं? ये अदालतों का काम तो नहीं है, ये काम तो PMC का है, ये काम तो इस हुकूमत का है जो हमारी नुमाइंदा है। वोट इन्होंने हमसे लिए, अदालत ने हमसे वोट नहीं लिए। हम फिर भी अपना इंसाफ लेने के लिए अदालत गए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि इमरान खान साहब, द PTI गवर्नमेंट जो अपने आप को तहरीक इंसाफ कहती है, वो हमें इंसाफ देगी, हमें इक्वल चांस फेयर निज़ाम मिलेगा PMC की तरफ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। प्री मेडिकल स्टूडेंट और एंट्री टेस्ट एस्पिरेंट अहमद बाजवा हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान से ये इस्तफसार कर रहे थे कि उनकी पार्टी का नारा इंसाफ है, इसलिए उनको इंसाफ फराहम किया जाए। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि चीन से रुसवाई के बाद
कैसे भारत की जगहसाई हो रही है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भारतीय सरकार चीन से रुसवाई के बाद एक बार फिर गीदड़ भपकियों पर उतर आई है। बगैर गोली चलाए चीन ने भारतीय अफवाज को पीछे धकेला। बगैर किसी मज़ामत के दर्जनों भारतीय फौजी जान से भी गए, लेकिन इसके बावजूद भारतीय मीडिया हुकूमत और नरेंद्र मोदी के चंद यारे खास है कि मानने को तैयार ही नहीं है। अब भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल को ले लें। गुज़श्ता रोज मौसूफ एक मजहबी तकरीब में शरीक हुए। तकरीर का मौका मिला तो शोला बयानी में इस कदर आगे निकल गए कि गलवान वादी में भारतीय फौज के साथ होने बात को मुकम्मल तौर पर भूल गए, मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर आपकी इच्छा है, ये कोई जरूरत तो नहीं। हम वहीं लड़ेंगे जहां पर से हमारे को खतरा आ रहा है और हम उसका खतरे का मुकाबला वहीं करेंगे। ये एक बात है, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। हम युद्ध तो करेंगे और अपनी जमीन पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करना पड़ेगा। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर की नजर में वो भारत से बाहर निकलकर भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ होने वाली जंगों और चीन के साथ होने वाले मार्कों को शायद भूल गए हैं। वो शायद ये भी भूल गए हैं कि छोटे से मुल्क नेपाल ने पूरी भारतीय सरकार को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन अमन की ख्वाहिश उसकी कमजोरी नहीं है। पाकिस्तान पर भारत ने जब जब जंग मुसल्लत की है तो उससे उसके भयानक नताइज भुगतना पड़े हैं। आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहां भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया है, वहीं उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि नई दिल्ली काबुल के जरिए इंतशार फैला सकता है। इस मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कहते हैं उसकी झलक भी देख लीजिए। हुकूमत है जो RSS है, RSS आप उसकी तारीख पढ़ लें, वो तो चाहते थे कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को एथनिकली क्लेंस कर दिया जाए। हमने बड़ी कोशिश की उनसे दोस्ती करने की, लेकिन मैंने एक वक्त मुझे समझ आ गई कि यहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वो नज़रियाती तौर पे हमारे ख़िलाफ़ है। 40 साल से इंतशार है अफ़गानिस्तान में। जिस मुल्क को अफ़गानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान इस इंतशार से हुआ है वो पाकिस्तान है। एक है ख़दशा पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान इस्तेमाल करेगा अफ़गानिस्तान को हमारे ऊपर इंतशार फैलाना, हमारे मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने में कोई भी कमी नहीं छोड़ती है, लेकिन खुद भारतीय अवाम इस बात से वाकिफ है कि जब जब भारत ने पाकिस्तानी सरजमीन की तरफ मैली आंख से देखा तो यहाँ के बहादुर सपूतों ने फजाओं में, पानियों में, पहाड़ों पर और सहराओं में हर जगह दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए हैं। पाकिस्तानी उस कौम का नाम है जो मादरे वतन की खातिर कुर्बान होना अपने लिए एजाज समझती है और वो अज़्म हिम्मत, शजाअत और शहादत के इस रास्ते से कभी पीछे नहीं हटेगी। मार के या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि गैस महंगी हुई है, मगर महंगी होने के बावजूद मिलेगी क्यों नहीं। इस सवाल को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में मौसम खिज़ा के अख्ताम के साथ ही मौसम में खुनकी बढ़ गई है। शिमाली इलाका जात में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, मगर मौसम में इस तब्दीली का बराह रास्त असर शहरी इलाकों में हुआ है, क्योंकि गैस की तलब बढ़ते ही हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से CNG इंडस्ट्री और बरामदी शोबे के लिए गैस महंगी कर दी गई है। ओगरा ने गैस महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। CNG सेक्टर के लिए गैस 88 रुपये फी MMBTU तक महंगी की गई है। जनरल इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमत में 33 रुपये फी MMBTU इजाफा किया गया है। इसी तरह बरामदी शोबे के लिए गैस 66 रुपये फी MMBTU तक महंगी हो गई है। अब यह सवाल पैदा होता है कि कोरोना वायरस के खात्मे के बाद मुल्की सनतों का पहिया अभी चले नहीं पाया था कि हुकूमत ने महंगी गैस करके सनतों को बिल्कुल मफलूज करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इक़्तिदार में आते ही कौम को खुशखबरी थे कि मुल्क में गैस का बड़ा खजाना दरियाफ्त हो गया है। अब तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होने वाला है। वो क्या कहा करते थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपको दिखाता है। सब ने आज 2 नफल जरूर मांगने हैं। कराची से आगे समुंदर में हम गैस का कुआं अंदर खोदा जा रहा है और हो सकता है कि वहाँ से इतना बड़ा गैस का ज़ख़ीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 साल में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब जो तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार का वक्त गुजरता गया, कौम का गैस के ज़खायर के हवाले से खुशखबरी का इंतजार तवील होने लगा। समंदर से गैस का खजाना नहीं मिला, तलाश का काम रोक दिया गया। फिर वज़ीर आज़म कौम से मुखातिब हुए और उन्होंने बताया कि मुल्क में गैस का बड़ा बहरान पैदा होने वाला है, इसीलिए कौम इस बहरान के लिए तैयार हो जाए। मैं इसलिए अलार्म्ड हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियों में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियाँ इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। अब एक जानिब मुल्क में गैस की शदीद बहरान के खदशात का इजहार किया जा रहा है, गैस के मुतबादिल ज़राए तलाश नहीं किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब सनतों और कारखानों के लिए गैस महंगी करके मुल्क की बरामदी सनत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसे वक्त में जब कोरोना वबा के बाइस मुल्क की सनतें खसारे से दो चार हैं, हुकूमत इन्हें रिलीफ देने की बजाय गैस बम के जरिए सनतों को मजीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जरूरत सब्र की है। मईशत और सनत की बेहतरी के लिए कमर्शियल सारिफीन के लिए गैस ना सिर्फ सस्ती की जाए बल्कि मौसम सरमा में सनतों को गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बारकैफ इस हवाले से हुकूमत क्या फैसला करती है, ये सोचने की बात है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।